अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जो है उसको देखना है। कल जो है हमने देख लिया था कि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो कौन-कौन सी थी। हमारे पास 2 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी वो मौजूद थी। एक थी हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी थी लो लेवल लैंग्वेज। आज जो है हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है वो सी के प्रोग्राम को जो है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि सी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर हमें डिस्कस करनी है, वो ये करनी है कि हमारे पास जो प्रोग्राम होता है ना, वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और दूसरा होता है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इनके अंदर डिफरेंस जो है वो क्या है? इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है, जिस तरह उनके नाम से ही हमारे पास ये ज़ाहिर हो रहा है कि अनस्ट्रक्चर यानी कि ऐसी प्रोग्रामिंग जिसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन नहीं किया गया होगा। यानी कि इसके अंदर हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, हम क्या करते जाएँगे बस लिखते जाएँगे, कोई स्ट्रक्चर, कोई फंक्शन जो है इसके अंदर डिफाइन नहीं होगा। जबकि स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन किया होगा। इसके एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, जिस तरह हम देख लें हमारे पास व्हाट्सएप है या फ़ेसबुक है। उसके अंदर अगर आपने वीडियो कॉल करनी है, कोई स्टेटस अपडेट करना है, किसी को टेक्स्ट मैसेज करना है, तो अगर हम उससे क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो जितना भी कोड होगा, कॉल करने का, टेक्स्ट करने का, स्टेटस अपडेट करने का, वो सारे का सारा कोड एक ही जगह पे है, वो क्या होगा, लिखा होगा। ठीक है? तो उसमें हमें जो है वो ड्रॉबैक हमारे पास क्या होगा कि अगर इन केस उसके अंदर कोई एरर आ जाता है, तो उसकी डीबगिंग करना हमारे लिए क्या हो जाएगी, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा कोड जो है वो क्या है, एक ही पेज पे जो है वो क्या हुआ है लिखा है, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने क्या है लिखा है, उसके अंदर कोई डिफरेंट फंक्शन जो है उन्होंने नहीं बनाए हैं। सारा कोड जो है वो एक ही जगह पे एज़ इट इज़ लिखा हुआ है। तो उसके अंदर से उस कोड को ढूँढना कि जी कॉल का कोड कौन-सा है, स्टेटस अपडेट करने का कोड कौन-सा, टेक्स्ट करने का कोड कौन-सा है, वो थोड़ा-सा क्या हो जाएगा उसके अंदर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसकी जगह अगर हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को यूज़ करें तो वहाँ पे क्या होता है, मॉड्यूल्स बना दिए जाते हैं। यानी कि हर फंक्शन को क्या कर दिया जाएगा, अलग-अलग डिफ़ाइन कर दिया जाएगा। लेट्स सपोज़ अगर जो है वो कॉल का कोड है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, एक अलग फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन कर दिया जाएगा। अगर टेक्स्ट का कोड है तो वो क्या हो जाएगा, अलग फंक्शन में डिफ़ाइन किया जाएगा। अगर स्टेटस अपडेट करने का कोड होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अलग से डिफाइन कर दिया जाएगा। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास कोड्स होते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, अलग-अलग फंक्शंस के अंदर जो है वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि इन केस अगर फ्यूचर में हमें कोड मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ जाए या कोड के अंदर कोई बग आ जाए, तो उसकी डीबगिंग हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। लेकिन अगर अनस्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर से डिबगिंग करना, कोड को अपडेट करना, वो क्या होता है, मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि उसके अंदर जो कोड है, उसके अंदर हमने मॉड्यूल्स नहीं बनाए होते हैं। सारे कोड को हमने एक साथ ही जो है वो लिखा होता है, तो उसके अंदर से डिबगिंग करना, मॉडिफाई करना मुश्किल होता है। लेकिन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर हर चीज़ के हर फंक्शन का क्या होता है, एक अलग से मॉड्यूल बना होता है और उस मॉड्यूल के अंदर उस फंक्शन को क्या किया होता है, डिफाइन किया होता है, जिसकी वजह से वहाँ से एरर को फाइंड आउट करना या उसको मॉडिफ़ाई करना जो है वो बहुत ही आसान होता है। तो ये डिफ़रेंस था हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी का। यानी कि हमारे पास जो एक सी प्रोग्राम जो हम एक सी प्रोग्राम लिखते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? जो हमारे पास सी प्रोग्राम होता है, वो इन एक्चुअल जो है वो 3 पार्ट्स पे जो है वो डिवाइड होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सबसे पहले हमने क्या बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, फिर आगे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर stdio डॉट h लिखा हुआ है। ये पोर्शन है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है? जिनको हम हेडर फाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है? इनके जो है हमारे पास 2 से 3 नाम हैं। इसको जो है हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी कह सकते हैं, इसको जो है हम लाइब्रेरी फाइल भी कहते हैं और इसको ही हम क्या कहते हैं, हेडर फाइल भी कहते हैं। तो तीनों नाम जो है वो क्या हैं, इसी के हैं। जब भी हम सी के अंदर फंक्शन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने यही करना है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं उनको यहाँ पे क्या करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा काम हमारे पास होता है, वो आ जाता है इसका मेन फंक्शन, यानी कि वॉइड मेन जो यहाँ पे लिखा है। जो भी हमारा कोड होता है, जब भी वो स्टार्ट होता है, वो कहाँ से होता है? मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। आपने प्रोग्राम में कोई कोड लिखा है, तो उसकी जब भी एग्ज़ीक्यूशन होगी, तो सबसे पहली चीज़ जो एग्ज़ीक्यूट होगी, वो क्या होगा? आपका मेन फंक्शन।
मेन फंक्शन के बाद जो तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है, वो हमने लिखी है यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस नज़र आ रहे हैं। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है वो क्या होती है, उसके अंदर तमाम के तमाम फंक्शन की जो है वो स्टेटमेंट लिखी होती है, जिनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं और फिर उसके बाद जो है वो ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ हो जाती है। ये हमारे पास क्या है, सी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम सी के अंदर जिस टाइम प्रोग्राम लिखते हैं, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो कितने पार्ट में जो है वो डिवाइड होता है। तो हमारे पास जो सी का स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी वो क्या थी? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरा हमारे पास मेन फंक्शन और तीसरी चीज़ थी हमारे पास प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी वो थी हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, जिससे हम कहते हैं हम अपने प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो कंपाइलर चेक करता है वो क्या करता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को ही चेक करता है। और जो हमने यहाँ पे हैश साइन डाला था, अगर हम हैश साइन नहीं डालते तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट कर देगा। क्यों कर देगा? क्यों? क्योंकि जब भी हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को सी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना है, तो हमने क्या करना है, हैश का साइन जो है वो इस्तेमाल करना है। अब ये कह सकते हैं कि हैश साइन क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को सी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने के लिए उसका एक सिंटैक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैश साइन डालेंगे, उसके बाद इंक्लूड और फिर जो भी हमारी हेडर फाइल होगी उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर इंक्लूड करवा देंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं, इनके अंदर जो हम हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं? देखिए, हमने क्या करना होता है जिसमें हम हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो हम अपना प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना, प्रोग्राम के अंदर हमने बहुत सारे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है? उन कीवर्ड्स की इन्फॉर्मेशन जो है, वो फर्दर किसके अंदर स्टोर होगी? हेडर फाइल्स के अंदर स्टोर होगी। तो जैसे ही कंपाइलर क्या करेगा, उन कीवर्ड्स को देखेगा, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, उसे कहाँ से मिलेगी? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से मिलेगी। अगर हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड ना की हों, तो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि ये फंक्शन जो है हमने किस लिए इस्तेमाल किया है। अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज जिस तरह अभी हमने बात की कीवर्ड्स की। हम जो है जिस टाइम सी के अंदर हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? अगर मैंने प्रिंटफ फंक्शन लिख लिया और ऊपर जो है मैंने लाइब्रेरी फाइल जो है वो इंक्लूड नहीं की, तो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि ये प्रिंटफ फंक्शन जो है, यहाँ पे हमने प्रिंट करने के लिए जो है इस्तेमाल किया है। ठीक है? तो जो प्रिंटफ की फंक्शनैलिटी है या स्कैनफ की इनपुट की, आउटपुट की जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर मौजूद होती हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है? ये सारी इन्फॉर्मेशन वो होती हैं जो पहले से ही क्या होती हैं, सी प्रोग्राम के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है? तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, तो कंपाइलर क्या कर लेता है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता है कि हमने जो कीवर्ड्स अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किए हैं, उनकी फंक्शनैलिटी या उनका क्या टास्क है या उन्होंने कौन-सी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करवानी है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 हेडर फाइल्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट के अंदर stdio.h। अब ये हमारे पास क्या है, इसकी एब्रिविएशन है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और फिर साथ में डॉट एच लिखा है, इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, एक हेडर फाइल। डॉट एच यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करवाई है। किस चीज़ के लिए करवाई है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए। देखें, जिस तरह अभी मैंने बात की थी। अब ये जो हेडर फाइल है, ये क्या कर रही है, हमारे प्रोग्राम के अंदर जितने भी इनपुट या आउटपुट के लिए जो हम फंक्शन या कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, ये क्या करेगी, ये लाइब्रेरी फाइल जो है वो उन तमाम फंक्शंस को जो है वो सपोर्ट करेगी। या हम ये कह सकते हैं कि इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर उन इनपुट और आउटपुट कीवर्ड्स की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले से क्या होगी, स्टोर होगी। जिस तरह हमने बात की थी कि प्रिंटफ, अब हम प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिंट करवाने के लिए स्टेटमेंट को, तो उस प्रिंटफ की फंक्शनैलिटी जो है या उस प्रिंटफ ने क्या करना है, फंक्शन को प्रिंट करवाना है, उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर है, इस stdio.h हेडर फाइल के अंदर क्या है,
मौजूद है। अगर हम ये हेडर फाइल नहीं लिखते हैं और हमने क्या लिख दिया, प्रिंट एफ लिख दिया, तो कंपाइलर जो है कभी प्रिंट एफ की फंक्शनैलिटी को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि हमने यहाँ पे प्रिंट एफ का जो फंक्शन है या प्रिंट एफ कीवर्ड जो है वो यहाँ पर क्यों लिखा है। क्यों? क्योंकि प्रिंट एफ कीवर्ड का जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पहले से किसके अंदर स्टोर है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यानी कि stdio.h हेडर फाइल के अंदर जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर है। ठीक है? एक तो हमने इंक्लूड करवा दिया। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास डिफाइन। या तो हम जो इंक्लूड फंक्शन है वो हम क्या करते हैं, जो चीज़ें पहले से डिफाइन है यानी कि प्री डिफाइंड फंक्शंस के लिए या प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स के लिए हम क्या करते हैं, इंक्लूड का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर यूज़र ने खुद से कोई वैल्यू जो है वो क्या करवानी हो, डिफाइन करवानी हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफाइन का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या लिखेंगे, वही बात, पहले हमने हैश साइन लगाना है। क्यों? क्योंकि हैश साइन के बगैर जो है हम कोई भी काम जो है यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी जो है वो इंक्लूड नहीं करवा सकते हैं। हैश साइन इंक्लूड करवाने के बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डिफाइन। डिफाइन लिखने के बाद आगे हमने लिखा है पाई और साथ में हमने क्या कर दिया है, पाई की वैल्यू लिख दी है। जो डिफाइन फंक्शन है, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जिस टाइम हमने अपने प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल को एज़ अ कांस्टेंट वेरिएबल लेना हो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको डिफाइन करवा सकते हैं। अब पाई की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है कि ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर आप यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी डिफाइन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एक सिटी जो है वो क्या करना है, एज़ अ कांस्टेंट वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, डिफाइन लिखने के बाद पाई की जगह हम क्या लिख लें, यहाँ पे पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिटी। और आगे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उस सिटी का नाम, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिटी, और सिटी के बाद क्या कर दिया, बहावलनगर लिख दिया। तो अब होगा क्या, हमारे फंक्शन के अंदर जहां जहां सिटी लिखा होगा वहां पे क्या होगा, बहावलनगर ही प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, वैल्यू को क्या कर दिया है, एज अ कांस्टेंट जो है वो डिफाइन कर दिया है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो हम डिफाइन जो है यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो डिफाइन का मतलब होता है कि जब हमने किसी कांस्टेंट को, अपने कांस्टेंट वैल्यू को अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना हो और वो वैल्यू क्या करनी हो, हमने खुद से डिफाइन करनी हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफाइन का इस्तेमाल करते हैं। और इस डिफाइन से क्या होता है, जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया होता है वो एज अ कांस्टेंट जो है आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, अब जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है मेन फंक्शन। जिस तरह हमने कहा जो मेन फंक्शन होता है ये हमारे प्रोग्राम का क्या होता है, वो पहला फंक्शन होता है जो सबसे पहले क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। जिस टाइम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, मेन फंक्शन से होती है। ठीक है, हर सी प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, मेन फंक्शन का होना जरूरी है। अगर किसी भी सी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन नहीं होता तो वो प्रोग्राम कभी भी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हमने भी यहाँ पे यही बात की कि हमारा जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उसकी जो इन एक्चुअल स्टार्टिंग होती है वो होती कहाँ से है, मेन फंक्शन से स्टार्टिंग होती है। तो अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन ही ना हो तो कभी भी आपका जो सी का प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी आप सी के प्रोग्राम्स बनाएंगे उन सब के अंदर जो है हमारे पास क्या होगा, एक मेन फंक्शन होगा, जहां से क्या होगा, आपका सी का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन के बाद आपने देखा होगा हम वहां पे क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। उन कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या होगा, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखनी होगी आप क्या करेंगे, उनके अंदर उन स्टेटमेंट को जो है वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन है। यानी कि हमारे पास जो हमारा इन एक्चुअल प्रोग्राम यानी कि जो सी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से होता है। और अगर हम सी के प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन को इस्तेमाल ना करें या इंक्लूड ना करें तो कभी भी आपका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कंपाइलर वहां पे क्या कर देगा, आपको एरर दे देगा। क्यों एरर देगा, क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन क्या है, आपके सी का एक मेजर पार्ट है। अगर आप उसी को जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, एरर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे ये बात की कि आपका जो सी का प्रोग्राम है या सी की जो एग्जीक्यूशन है इन एक्चुअल स्टार्ट ही कहाँ से होती है, हमारे पास मेन फंक्शन से होती है। तो मेन फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। और उसके बाद ही हमारे पास क्या होता है, पहले हम मेन फंक्शन लिखते हैं और मेन फंक्शन के बाद हमारे पास क्या होती हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं सी की, वो हम उसके अंदर जो है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज कर देते हैं।
ठीक है? उसके बाद जो आता है हमारे पास बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। अभी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम हम किसकी बात कर रहे हैं? अब जो हमने सी के अंदर जो हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है उसकी बात करें। अभी हमने बात की कि मेन प्रोग्राम के बाद हम क्या करते हैं? कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। उन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, अपने प्रोग्राम की लॉजिक लिखेंगे, वो सारी की सारी हमारे पास कहाँ होंगी? उसके अंदर होंगी। यानी कि मेन फंक्शन के फौरन बाद हम क्या करते हैं? सी स्टेटमेंट्स लिखना जो है वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। और उन स्टेटमेंट्स के अंदर होता क्या है? हमने अपना जो प्रोग्राम बनाना होता है, उस प्रोग्राम की सारी लॉजिक क्या होती हैं? उन स्टेटमेंट के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे? मेन फंक्शन के फौरन बाद एक स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस लगाएँगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जितनी भी हमारी सी की स्टेटमेंट होगी, हम क्या करेंगे? उसके अंदर लिख देंगे। जैसे ही हमारी सी की स्टेटमेंट क्लोज़ होंगी, हम क्या करेंगे? उस कर्ली ब्रेसेस को एंड कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये मेन फंक्शन जो है, ये क्या हो गया है? क्लोज़ हो गया। और जितनी भी हमारी प्रोग्राम के लॉजिक्स होंगे वो सारी की सारी क्या होंगी? विद इन अ कर्ली ब्रेसेस हम जो है वो लिख देंगे। ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर कि जो हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर है वो क्या है? हमने अभी बात की कि हम बॉडी ऑफ प्रोग्राम के अंदर करते क्या है? सी स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसके अंदर हमने क्या लिखा होता है? प्रोग्राम की लॉजिक्स लिखी होती हैं। अब यहाँ पे होता क्या है? हमारे पास एक रूल है या एक सिंटैक्स हम कह सकते हैं सी स्टेटमेंट लिखने का। हम कहते हैं कि जिस टाइम भी आप हर प्रोग्राम के अंदर सी की स्टेटमेंट लिखेंगे ना, जहाँ पे आपकी एक स्टेटमेंट एंड होगी, उसके लास्ट में आपने क्या करना है? टर्मिनेटर या सेमीकोलन लगाना ही लगाना है। अगर आप किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट पे जो है वो टर्मिनेटर या सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, तो कंपाइलर क्या कर देगा? वहाँ पे आपको एक एरर जनरेट कर देगा जिसके अंदर वो बताएगा कि यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट क्या है? मिस है। तो हमने यहाँ पे करना क्या है कि आपने सी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लगानी है, यानी कि एवरी स्टेटमेंट के लास्ट में हमने क्या करना है? टर्मिनेटर लगाना है। ये क्या है? इसका एक सिंटैक्स है कि सी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी जाएँगी, जहाँ पे आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? क्लोज़ होगी, उसके लास्ट पे या एंड पे आपने क्या करना है? टर्मिनेटर लगाना है। अगर आप टर्मिनेटर नहीं लगाएँगे तो कंपाइलर क्या कर देगा? वहाँ पे आपको एक एरर मैसेज जो है वो जनरेट कर देगा कि यहाँ पे आपके पास क्या है? स्टेटमेंट जो है वो मिसिंग है। ठीक है? उसके बाद ये तो हमारे पास सी का बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे पास जब हम सी के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं? कुछ बेसिक डेटा टाइप्स भी हैं। ठीक है? इसके अंदर जो है हम यूजुअली जो है वो 3 बेसिक डेटा टाइप्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। एक है हमारे पास इंट, दूसरी हमारे पास कैरेक्टर और तीसरी हमारे पास क्या है? फ्लोट। ये 3 का हमने क्या करना है? इस्तेमाल करना है। जो हमारे पास इंट होता है, जिसको हम इंटीजर भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? हम कहते हैं कि जिस टाइम हमारे पास जो वैल्यू होगी, उसके अंदर हम डेसिमल पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू जो है इस्तेमाल जहाँ पे नहीं होगी, वहाँ पे हम क्या करेंगे? इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे। इंटीजर टाइप डाटा टाइप हम क्या करेंगे? उस वेरिएबल की डिक्लेयर कर देंगे। जहाँ पे हमने कोई कैरेक्टर डिफाइन करवाना हो, कैरेक्टर का मतलब ऐसा ए, बी, सी, डी, हमने कोई कैरेक्टर डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे? कैरेक्टर डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे और उस कैरेक्टर को हम क्या करेंगे? सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो डिफाइन कर देंगे। फ्लोट, जहां पे हमने क्या करना होगा? डेसिमल वैल्यू, हमने कहा इंटीजर क्या करता है? डेसिमल वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता। और जहां पे हमें डेसिमल वैल्यू यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज चाहिए होंगी, वहां पे हम क्या करेंगे? फ्लोट डाटा टाइप का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इनको जो है आगे हमने फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस भी करना है, लेकिन अभी ये है आपको बताया है कि हमारे पास ये बेसिक डाटा टाइप जो है वो क्या होती हैं? सी प्रोग्राम के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि जिस टाइम हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? उस वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो बतानी पड़ती है कि हम प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसकी डाटा टाइप क्या है। जिस तरह यहाँ पे लेट्स सपोज आपने एग्जांपल में देखा, यहाँ पे हमने लिखा है इंट, तो पहले हमने क्या की? डाटा टाइप डिफाइन की, उसके बाद हमने ए और बी यानी कि अपने वेरिएबल्स को क्या किया है? डिफाइन किया है। देखिए अभी लास्ट में हमने क्या लगाया है? टर्मिनेटर, यानी कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है सेमीकोलन हमने लगाया है। क्यों लगाया है? क्यों? क्योंकि हमने अभी यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था कि ये हमारे पास क्या है? रूल है कि जब भी सी के अंदर कोई स्टेटमेंट एंड होगी तो लास्ट में हम क्या करते हैं? सेमीकोलन लगाते हैं। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? एरर जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं तक था। इसको देख लें अच्छे तरीके से। इसमें कोई इश्यू है तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।